सादर नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई जीवों में अनुकूलन के बारे में। इससे पहले हम कई प्रकार के अनुकूलन के बारे में बात कर चुके हैं। हमारे आसपास कई ऐसे जीव होते हैं जिनको पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार जो उनको उपलब्ध होती हैं उस आधार पर वे रहते हैं और सजीवों का जो रहने का जगह होता है वह जल, स्थल, वायु और मरुस्थल होता है। हम जानते हैं कि रेगिस्तान में रहने वाले जो जीव होते हैं वे मरुस्थलीय जीव कहलाते हैं, जबकि उसी प्रकार यदि हम स्थल में रहने वाले जीवों की बात करें, चाहे गाय हो, बकरी हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, नीम हो, आम हो, कई प्रकार के जो जीव होते हैं, अमरूद है, पौधा है, ये सभी जो जीव होते हैं वे स्थल में निवास करते हैं, स्थल में अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनको हम स्थलीय जीव कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जल, स्थल दोनों जगहों पर निवास करते हैं। उस प्रकार के जीवों को हम उभयचर जीव कहते हैं। इसके बारे में हम इससे पिछले भाग में हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मरुस्थलीय पौधों के बारे में बात करें तो जैसे भड़भंडा भी एक प्रकार का पौधा है, चाहे नागफनी है, ये सब मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं क्योंकि इनका जो अनुकूलन होता है वह मरुस्थलीय जो मौसम होता है उसके अनुसार होता है। हमने इसके आगे जलीय अनुकूलन और स्थलीय अनुकूलन के बारे में भी बात किया था। अब हम इसके आगे वायवीय अनुकूलन के बारे में बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, चाहे वह जंतु हो या पौधों हो, वे जल के अनुकूल होते हैं और उन्हीं के अनुसार उनका जीवन चलता है। स्थल में रहने वाले पौधों को वे श्वास लेना हो तो फेफड़े से सांस लेते हैं या उनकी सीधे ऑक्सीजन ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है। अब हम वायुवीय अनुकूलन के बारे में बात करें तो पाएंगे कि हम यदि कई प्रकार के पक्षियों को हम आसपास देखें तो पाएंगे कि ये पक्षियाँ कभी बैठती हैं, कभी उड़ती रहती हैं। ये उड़ने से पूर्व जो होता है वह शरीर को फुलाकर पंख फैलाते हैं और ये निश्चित दिशा में ऊपर, दाएं और बाएं उड़ान भरते हैं। इस प्रकार कीटों में भी उड़ने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार आइए हम कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि आसपास शहद हो, चाहे घरेलू मक्खी हो, देखते हैं कि ये उड़ते रहते हैं, या कई प्रकार के कीट पतंगे होते हैं, ये उड़ते रहते हैं। इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं और इनके शरीर में एक प्रकार के श्वास रंध्र होते हैं। जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा होता है उसी प्रकार इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिसे हम स्पाइरेकिल्स भी कहते हैं, और इनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है, जिसके कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। इस प्रकार ये सभी जीव जैसे तितली हो, मधुमक्खी हो, घरेलू मक्खी हो, ये सभी जो कीट होते हैं इनका शरीर में श्वास रंध्र होने के कारण और हवा भरने के कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है और ये उड़ने लगते हैं। तो ये कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन के बारे में है। अब हम आगे पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन, कीटों में उड़ने के लिए स्पाइरेकिल्स या उनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जो हवा भर करके कीटों को उड़ाने में सहायता करते हैं। उसी प्रकार यदि हम पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि कई प्रकार के ऐसे पक्षियां हैं जो उड़ती हैं। कुछ पक्षियां ऐसी होती हैं जो जमीन पर चलती हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे होती हैं जो लगातार हवा में बहुत ऊंचाई तक चलती होती हैं। कुछ पक्षियाँ छोटी होती हैं और कुछ पक्षियाँ बड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी वे सभी उड़ने के लिए ही अनुकूलित होती हैं। तो
कीटों में अनुकूलन के बाद यदि हम बात करें तो कीटों में उड़ने की जो प्रक्रिया होती है उससे अलग जो होती है वह पक्षियों में उड़ने की प्रक्रिया होती है और उसी के अनुसार वे अपना अनुकूलन करते हैं। तो यदि हम पक्षियों के शरीर को देखें तो पक्षियों का जो शरीर होता है वह वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का जो आकार होता है वह नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। हम जानते हैं कि इनके आगे के जो पैर होते हैं वे पंखों के रूप में बदल जाते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। उनकी जो अस्थियां या जो हड्डियां होती हैं वे खोखली होती हैं और वे वायु से भरी होती हैं, जिसके कारण उनकी जो हड्डियां होती हैं वे हल्की होती हैं। इसी प्रकार जिससे उनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़े से जुड़े वायु कोष पाए जाते हैं जो जिसमें हवा भर जाती है। यदि हम पक्षी के शरीर को देखें ध्यान से तो पाएंगे कि उनका जो शरीर होता है बिल्कुल एक तरह से ऊपर की ओर नुकीला और पीछे की ओर भी नुकीला होता है और जो उसके आगे के पैर होते हैं वह पूर्णतः पंख में परिवर्तित हो जाते हैं और वे पिछले पैर की अपेक्षा ज़्यादा अधिक विकसित हो जाते हैं जो पंख के रूप में उड़ने में सहायक होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंखों के साथ साथ जैसा कि हमने बताया कि उनके शरीर में जो फेफड़ा पाया जाता है उनमें उनसे जुड़े कई वायु कोष होते हैं और जब वे उड़ते हैं तो उनमें हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं और इस तरह विशेष परिवर्तन केवल पक्षियों में ही ऐसा पाया जाता है। चाहे वह तोता की हम बात करें, चाहे कबूतर की बात करें, गौरैया की बात करें या किसी अन्य प्रकार के उड़ने वाले पक्षियों की बात करें, सभी में इसी प्रकार की होती है। अब हमने डायनासोर का नाम सुना होगा। ये लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे परंतु आज नहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। कई नई प्रजातियों का उद्भव हुआ है अर्थात जन्म हुआ है। विलुप्तीकरण एवं उद्भव की प्रक्रिया में वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा उसके लिए अनुकूलन का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पक्षियां होती हैं उनमें उड़ने के लिए जो अगला पैर होता है वह पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है और उनके अंदर जो खोखली हड्डियां होती हैं उनमें जो होता है खोखली हड्डियों में हवा भरने के कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है और जो इसमें फेफड़े पाए जाते हैं उनसे जुड़े हुए जो वायुकोष होते हैं ये उड़ने में हवा भर जाने के कारण जब ये पंखों को फैलाते हैं तो पूरी तरह से फेफड़े में के वायुकोष में हवा भर जाता है जिससे शरीर हल्का हो जाता है और ये पक्षियाँ उड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार जो पक्षियों का शरीर होता है वह हल्का हो जाता है। तो हमने इस सब के बारे में अच्छी तरह से जाना। अब हम आगे अगले भाग में अगले पाठ में हम और तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।